तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्राम सरकार के साथ। जी हां, तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है और पंचायत चुनाव के लिए 39 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है और ये वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 92 ब्लॉक की 6,607 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। वोटिंग के लिए 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और अंतिम चरण में 1,13,11,000 से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए 243, तो वही जनपद पंचायत सदस्य के 1,955 पदों के लिए वोटिंग होगी। सरपंच के 6,607 और पंच के 1,05,293 पदों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। तो आज पंचायत चुनाव का अंतिम चरण और पंचायत चुनाव के लिए 39 जिलों में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से इसका आगाज हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 20,608 मतदान केंद्र और 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार अपनी भागीदारी देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं खरगोन का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद किसी मतदान केंद्र में ही मौजूद है। क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि 7 बज चुके हैं सुबह के और कितना उत्साह, क्योंकि अंतिम चरण है आज। जी मैं बता दूं, आज खरगोन जिले में ग्राम सरकार बनाने के लिए अंतिम चरण का चुनाव है और उसमें खरगोन, गोगावा, भीकन गांव और कसरावद के मतदान केंद्रों पर इसमें चुनाव होगा। इसमें 5,944 अभ्यर्थी इसमें खड़े हैं, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी जो है इसमें आज मतदाता इसमें चुनेंगे। जबकि जिला प्रशासन द्वारा इसमें 867 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां 4 लाख से अधिक मतदाता अपनी ग्राम सरकार बनाने के लिए आतुर है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का सिलसिला, मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह रहता है और वह उत्साह जो है आज भी देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं खरगोन जिले के जो है बलवाड़ी मतदान केंद्र पर। यहाँ पर जो है सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता जो है कतारबद्ध हो चुके हैं, क्योंकि खेती किसानी का भी काम रहता है, जिसके बाद में जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है गाँव में किसान भी निवास करते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। शशिकांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर भी है और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों में ताकि लोगों को यहां पर पहुंचने में दिक्कत ना हो, सहूलियत रहे उनके पास? जी मैं बता दूं, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही है और खरगोन जिले में भी लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। उसके चलते जो है जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। कई जगह जो है डोम भी बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वहीं अगर बात करें तो कोरोना को चलते हुए जो है यहाँ पर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया गया है, जो सैनिटाइज करने के साथ साथ में मास्क भी जो है मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे। तो देखी जाए तो निर्वाचन आयोग के हर निर्देशों का यहाँ पर जो है पालन किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शशिकांत आपका। और इसके साथ ही हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। अगर आप भी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदान देने वाले हैं तो अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर कीजिए। तो यहां पर पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर, रायसेन में सभा करेंगे। बालाघाट और नर्मदापुरम में भी आज सीएम जनसभा करने जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। आज मुरैना वो पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए, चुनावी खबरों के बाद अब उस खबर की तरफ रुख करते हैं जिसका सरोकार सीधे आपके साथ है। जी हाँ, यात्रियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसईसीआर ने 12 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 21 से 24 जुलाई तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कारण ये ट्रेनें प्रभावित है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, बुढ़ार शहडोल के
सिंहपुर स्टेशन में काम होगा। बिलासपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद अरुण साव ने रेल मंत्री से फोन पर बातचीत की, अश्विनी वैष्णव से चर्चा की है। सांसद ने यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उससे अवगत कराया है। रद्द ट्रेनों को जल्द बहाल करने की मांग की है। रेल मंत्री ने ट्रेनें जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया है। तो एक बार फिर से यात्रियों को परेशान करने वाली खबर, सांसद ने रेल मंत्री से बात जरूर की है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कब तक जनता को राहत मिलेगी, यात्रियों को कब राहत मिलेगी, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, एक बार फिर से यात्रियों को परेशान करने वाली खबर और ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। हालांकि सांसद अरुण साव ने रेल मंत्री से बात जरूर की है, इससे पहले भी हमने देखा कि बातचीत जरूर हुई है, लेकिन जनता को राहत नहीं। ट्रेनें जस की तस उनके हालात बने हुए हैं। एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है ट्रेनों को। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ की गई है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं रेलवे का मनमानी जारी है। लगातार वो एक के बाद एक कुछ दिनों करके छोटे स्पैन के लिए करके ट्रेनें कैंसिल किया जा रहा है, और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रेल कनेक्टिविटी वैसे ही बहुत कम है, और बड़े पैमाने पे लोगों को आना जाना होता है, खासकर एक शहर से दूसरे शहर। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। लंबी दूरी की ट्रेनें भी रद्द की जा रही है, मेंटेनेंस के नाम पे ये रद्द किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आम यात्रियों के साथ खिलवाड़ है। हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स मौजूद है। बताइए, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को जो ट्रेनें रद्द किए जा रहा है लगातार? बहुत समस्या हो रही है। हम लोग यहाँ कल 9 बजे से बैठे हुए हैं, ठीक है। 12 बजे हमारी गाड़ी थी, निकलना था। हमारे साथ साथ और लोग जो परेशान हुए हैं। न तो इतनी बारिश है, न तो कोहरा है कि ऐसी कोई दिक्कत हो। प्रशासन को जागरूकता दिखानी चाहिए। बताइए, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को इतनी ट्रेनें कैंसिल हो रही? तो सर, हम तो 1 तारीख से टिकट कर रहे हैं, अभी भी हमारा कंफर्म नहीं है टिकट। क्या करना है, कैसे जाना? फिर भाई मजबूर है, हम भी जा रहे हैं घर पर, तो वैसे ही जाना पड़ेगा हमको बिना टिकट के। अब क्या करें, अब तत्काल में जाना पड़ रहा है, तब भी नहीं ट्रेन हो रही, तो क्या कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, बताइए कितनी दिक्कत हो रही है? मेरे भाई का 10 तारीख को टिकट था यहाँ से, मगर वो टिकट कैंसिल कर दिया गया अनएक्सपेक्टेड रूप से। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से जो विदाउट एनी रीज़न ये लोग कैंसिलेशन टिकट कर देते हैं, और 1 या 2 दिन पहले कि हम लोग को मौका भी नहीं मिलता है कि हम अपना अगला टिकट करा सकें। तो हमारी फैमिली आज कानपुर से आने वाली थी, मगर इस वजह से भी जो है हम अपने भाई को आज की ही ट्रेन से वापस रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है यात्री बता रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन रेलवे ट्रेन कैंसिल कर देता है और लोगों की पूरी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है, और लोग तत्काल में भी मजबूरी में लोगों को टिकट लेना पड़ रहा है, जिससे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है यहाँ। बिल्कुल स्टार, समझना होगा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है, कोई एग्जाम देने के लिए पहुंचता है, या तो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट पहुंच रही है, या फिर जो प्लानिंग रहती है, जिस ट्रेन में उनको जाना रहता है, वो अचानक से रद्द कर दी जा रही है, और अब एक बार फिर से और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे, अब रुख करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, तेंदुखेड़ा के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। दमोह जबलपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दमोह में तेंदुखेड़ा गांव के पास दर्दनाक घटना। कल देर रात की तस्वीरें, बताया जा रहा है कि ट्रक ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मारी और तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दमोह जबलपुर पर यह हादसा हुआ है, दमोह जबलपुर हाईवे पर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम से। जितेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ और जो ट्रक चालक था उसे गिरफ्तार किया गया या फरार हो गया वो? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाराघाट के समीप पांजी की पुल का है, जहां पर देर रात एक बाइक क्रमांक MP 20 MS 7565 पर 3 लोग जो है वो दमोह से तेंदुखेड़ा के लिए जा रहे थे। तभी पांजी के पुल के पास में एक डंपर के द्वारा जो है तेज रफ्तार डंपर के द्वारा टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की ही घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि ट्रक चालक जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है, डंपर चालक जो है, और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। वहीं तीनों युवकों के शव को जो है तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में रख दिया गया था, जहां पर आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनके शवों को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रायपुर में शहर के बीचों बीच 2 बड़े एक्सीडेंट हुए, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहली वारदात घड़ी चौक के पास पुराने पीएचडी दफ्तर के सामने हुई। तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट पर ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक घड़ी चौक से तेलीबांधा की ओर i20 कार करीब 200 से ज्यादा स्पीड में लहराते हुए चली आ रही थी। बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी एक ऑटो और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर कई बार पलटते हुए गौरव पथ की दुकान के लोहे की रेलिंग तोड़ने के बाद ही रुकी। कार में 4 युवक सवार थे, जो हादसे के बाद उतरे और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चारों ही नाबालिग थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी तरह दूसरी वारदात तेलीबांधा इलाके में हुई है। यहां ट्रक की चपेट में आए एक व्यक्ति का कमर का हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो गया। शरीर का आधा हिस्सा कटने के बाद भी वो व्यक्ति पूरी तरह से होश में था और जमीन पर पड़े पड़े लोगों से मदद की मांग कर रहा था। किसी ने पुलिस को सूचना दी, फिर 108 की टीम घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर आई। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति रायपुर में बोरवेल का काम करने वाला तमिलनाडु निवासी शक्तिवेल है। उसके कमर के नीचे का हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो गया, साथ ही दोनों पैर भी कट गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पीएचडी दफ्तर के सामने हुए हादसे के बाद संवाददाता संदीप शुक्ला ने घटनास्थल का जायजा लिया। रायपुर में तेज रफ्तार के कारण और एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सौभाग्यवश किसी की जान नहीं गई है। नगरघड़ी चौक के पास पुराना पीएचक्यू है, वहां पर आप देख रहे हैं ये जो कार है, आपको बता दें कार गौरव पथ पे उल्टी पड़ी थी जब आए हम यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये कार नगरघड़ी चौक से ड्रिफ्ट करते हुए आ रही थी और इस कार ने एक ऑटो को, आप देख रहे हैं जो ऑटो है इसकी चपेट में आया था और एक मोटरसाइकिल है वो इसकी चपेट में आई थी। इन सब गाड़ियों को उसने चपेट पे लिया और चश्मदीदों का कहना है कि इन गाड़ियों में, इन कारों में जो है वो नाबालिग थे। चश्मदीद हमारे साथ हैं। आप कहाँ पर थे और आपकी गाड़ी भी चपेट में आई है? मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। वहाँ से उन लोग ड्रिफ्ट करते हुए आ रहे थे। मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। वहाँ से उन लोगों ने गाड़ी को ठोका, फिर वहाँ से पलटी गाड़ी, फिर वहाँ पे गिरी, उसके बाद ऑटो में लगी। आपकी भी गाड़ी चपेट में आई? जी बिल्कुल। बहुत तेज गति में थी और रोड रेस का मामला है। सीधा सीधा आप देखिए कार की हालत, ऑटो की हालत देखकर आप समझ सकते हैं। और ये कार उल्टी पड़ी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा है, तो उनसे भी बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कार यहाँ पर पड़ी थी और लोहे की जो रेलिंग है, आप सोचिए इतनी रफ्तार थी कार की कि पूरा ये जो लोहे की रेलिंग है इसे तक डैमेज कर दिया है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, स्थानीय पुलिस, उनसे भी बात करेंगे। अभी कार चालक मिले हैं कि कोई पकड़ में आया है आपके, कुछ पता चला? नहीं, आप लोग पहुंचे तो कोई नहीं। अभी कोई नहीं है, यहाँ से भाग चुके थे। आपने देखा था घटना? हाँ जी। ये गए कहाँ जो कार में थे? कार में से उतरे, आप कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम, मैं खुद डर गया था। घटना देख के खुद डर गया था मैं। देखिए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन तब तक जो कार में सवार थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। और बिल्कुल जैसे आमतौर पर रायपुर में सामने आता है कि नशे में जो है रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है। इस घटना में जान तो नहीं गई है, लेकिन अपने आप में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक बड़ा सवाल है। तेज रफ्तार राजधानी के बीचों बीच इस कार ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। देखते हैं कि जो इस कार में सवार थे वो पकड़ में आते हैं कि नहीं। फिलहाल जो है जो लोग चोटिल है उन्हें अस्पताल भेजा गया है। आरोपी जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे और करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। मां काली के विवादित पोस्टर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोइत्रा और लीना की सद्बुद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें भोपाल के काली मंदिर की है, जहां तालियां बजाकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला मां काली के विवादास्पद पोस्टर का है, जिसे लेकर रामेश्वर शर्मा ने काली मंदिर में महुआ मोइत्रा और लीना की सद्बुद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया। हिंदू अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करता है, जो देवी देवताओं की निंदा करेगा उसका प्रायश्चित उसकी 3-3 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आपराधिक मामला दर्ज किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काली फिल्म की प्रोड्यूसर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात कही है। केंद्र को भी आज हम LOC के लिए लिख देंगे। दूसरा, आज हम एक पत्र ट्विटर को भी लिख रहे हैं, इस तरह की चीजें ना आए,
जो भावनाओं को आहत करती हुई। मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिल्म निर्माता लीना मणिमेखलाई की विवादित फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बवाल शुरू हो गया है। रायपुर में बंगाली कालीबाड़ी समिति ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर लीना की गिरफ्तारी की मांग की है। 90 साल पुरानी बंगाली कालीबाड़ी समिति के तमाम पदाधिकारी और समाज के दूसरे लोग कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी लोग रायपुर एसपी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं बिलासपुर में भी विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागृति मंच और बजरंग दल के सदस्यों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेखलाई के खिलाफ शिकायत कराई और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके आराध्य देवी मां काली को जिस तरह से चित्रित किया गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने मांग की है कि लीना मणिमेखलाई पर एफआईआर दर्ज करे, ऐसे तमाम विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाया जाए और कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। और वहाँ जाके अपना एक विरोध दर्ज कराया और उनसे कहा है कि मां काली के बारे में जो गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है फिल्म के माध्यम से, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और एसपी ऑफिस में जाके यही चीज़ें कही। उन्होंने हमसे ज्ञापन ले लिया और हम लोग ने उनसे निवेदन किया है कि तत्काल गिरफ्तारी की जाए। लगातार जिस तरह से धार्मिक आघात पहुंचाया जा रहा है हिंदू धर्म को, उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे संगठित हुए। एक कठोर कदम नहीं उठाया गया इन लोगों के प्रति, तो इसकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकता। ये लगातार जारी रहेगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। फिल्म काली की डायरेक्टर लीना के ट्वीट पर नोटिस भेजा गया है। विवादित पोस्ट को 36 घंटे में हटा लिया जाए, इससे जुड़ा ये नोटिस है। पुलिस ने विवादित पोस्ट को गैर कानूनी बताया है। मध्य प्रदेश में एफआईआर का भी जिक्र किया गया है इस नोटिस में। इसके साथ भोपाल पुलिस ने ट्विटर से पोस्ट को लेकर सबूत भी मांगे हैं। तो फिल्म काली के डायरेक्टर लीना को ट्वीट पर नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नोटिस दिया है, विवादित पोस्ट को 36 घंटे में हटाया जाए, ये नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही सबूत भी मांगे गए हैं। पुलिस ने विवादित पोस्ट को गैर कानूनी बताते हुए नोटिस भेजा है ट्विटर को। और अब बात भूपेश कैबिनेट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास की कैबिनेट में बैठक हुई। इस बैठक में 24 एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर छूट एवं सुविधाएं मिलेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे में चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द, मूंग फसलों की खरीदी की जाएगी। बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। दूसरे राज्य के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और 5वीं की परीक्षा को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का भी ऐलान किया गया। लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और नेशनल स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे, इसके लिए जो आवश्यक संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। भिंड में 2 दिन पहले जिस प्रत्याशी को प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 से जीत की बधाई दी, 2 दिन बाद उसी प्रत्याशी को खबर मिली कि वो 1600 वोटों से हार गई है। इसके बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने नेशनल हाईवे 719 पर दीनपुरा गांव के पास चक्का जाम कर दिया। मनीषा यादव के समर्थकों का कहना है कि जब हम जीत गए थे तो फिर हमें बीजेपी के दबाव में आकर जबरन क्यों हरा दिया गया। इस मामले में प्रत्याशी मनीषा यादव ने तो प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी तक दे डाली है
कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान भी दे देंगी। मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित की और उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जाम खुलवाने के लिए भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे भी पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक नहीं सुनी। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और अब बारी कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में 251 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 171 लोग डिस्चार्ज हुए। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 2.32% बनी हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 1203 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में 10,813 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 24 जिलों से 251 संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 61, दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 24, बेमेतरा में 17 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 15, सरगुजा में 13, बलौदाबाजार में 10 और सूरजपुर में 10 मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ की 30 छात्राओं और 5 छात्रों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को 50-50 हजार रुपए का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने IBC 24 की इस मुहिम की तारीफ करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इससे बेहद अहम योगदान बताया। रायपुर में आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मेधावी छात्र और छात्राएं पहुंची, जहां सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की होनहार बेटियों और बेटों को स्कॉलरशिप का चेक सौंपा। हर जिले की टॉपर बेटियों को 50,000 रुपए का चेक दिया गया, जबकि संभाग टॉपर बेटों को 50,000 रुपए का चेक सीएम ने सौंपा। स्टेट टॉपर छात्रा को 1 लाख रुपए का चेक और छात्रा के स्कूल को भी 1 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपने के साथ सीएम ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुप्रतिष्ठित मीडिया हाउस IBC 24 द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। IBC ने जो यह कार्यक्रम किया बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, सुरेश गोयल जी को और IBC 24 पूरे परिवार को। IBC 24 ने जो पहल किया है कि जो टॉपर बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था की बहुत ही सराहनीय है। और प्रतिवर्ष इस प्रकार की जो दिया जा रहा है, ये बच्चों के बूस्टअप का भी काम करता है। पूरे प्रदेश के हमारी बच्चियों का जो उनकी भावनाओं को समझते हुए उन बच्चों का हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं IBC 24 को भी बहुत बहुत, उनके सभी टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने इस मौके पर सीएम के साथ ही आयोजन में पधारे सभी लोगों का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं बल्कि बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। IBC 24 इस कार्यक्रम के लगातार आयोजन से प्रदेश के बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलर समारोह में मौजूद हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप केवल एक छात्रवृत्ति नहीं बल्कि बदलाव की वो मिसाल है जो हमने बेटियों के उत्थान के लिए जलाई है। ये उनकी उम्मीदों और सपनों को संबल देने का हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। मदद का दायरा इतना बड़ा हो कि अधिकतम बेटियां समाहित हों। इसी विचार के साथ हम पूरे प्रदेश के हर जिले से टॉपर बेटियों को ये स्कॉलरशिप देते हैं। सर मैं बनना इंजीनियर पहले चाहती हूँ, फिर उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन करके कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और जो यहाँ पर मुझे सम्मान में पैसे मिलेंगे उसको मैं अपनी पढ़ाई पर ही खर्च करना चाहूँगी। सर ये IBC 24 की जो स्कीम है सर, जो ओरिएंटेशन है सर, जो स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का सर, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है सर। जो भी लड़के या लड़कियाँ इस बार डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी उनको टॉप रैंक हासिल हुई है सर, उनके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है सर, एक्सपेक्ट है आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि गर्ल्स को सब कोई कम मानते हैं, लेकिन IBC के द्वारा ये जो भी किया जा रहा है वो गर्ल्स को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और इससे गर्ल्स बहुत आगे बढ़ेगी और मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स आगे बहुत बढ़े। IBC 24 की मुहिम को मतलब सभी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करके उन्होंने न ही उनके छात्र को बल्कि उनके माता पिता को भी गौरवान्वित किया है।
IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।